हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 देख चुके हैं, मतलब जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो देख चुके हैं। अभी जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी में वो देखेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो माई सेल्फ राकेश, फैकल्टी इन कलाम IAS, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे हैं। जो यूपीएससी के जो अभी मेंस के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनका डिस्कशन चल रहा है, देख लेते हैं एक बार विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि भाई कौन कौन से जो फोर्सेस हैं वो जो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में बताना था, और उनका क्या रोल है फिशिंग इंडस्ट्री में, जो वर्ल्ड में जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसमें। ओशन करंट्स वैसे भी बहुत प्यारा रहा है यूपीएससी का, तो इस बार फिर से रिपीट कर दिया, पहले भी पूछा हुआ 2016 के आसपास। ओके, तो सिमिलर सा क्वेश्चन है। जब ओशिनोग्राफी की बात करते हैं तो ओशन करंट्स ही बचता है जिसपे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने के। किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे इसको, वही इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, आप ओशन करंट्स के बारे में बताओगे कि ओशन करंट्स होते क्या है, डिफाइन कर दो ओशन करंट्स को, कि मूवमेंट ऑफ वाटर को हम लोग ओशन करंट बोलते हैं, देखेंगे वो भी। बॉडी में किसकी बारे में बात होगी, बॉडी को क्या करना होता है कि ब्रेक करते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए वो सारे डायरेक्ट है, पार्ट को सीधा उठाओ क्वेश्चन से, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको उठाओ और उसी को डाल दो। ओके, क्या था कि कौन कौन से जो फोर्सेज हैं, व्हाट आर दी फोर्सेज, तो आप स्टेटमेंट बना दो फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट, तो पहला पार्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद आप इस पॉइंट्स बना के लिख दो इसमें। दूसरा पार्ट क्या था कि रोल बताना था, रोल ऑफ ओशन करंट्स इन फिशिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर सकते थे कि भाई ओशन करंट्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री के अलावा भी और चीजों में रोल प्ले करते हैं, वो वेदर को या एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ये स्ट्रक्चर बनता है इस क्वेश्चन का। आई होप आप लोग ऐसे ही करके आए होंगे, और जो लोग नेक्स्ट टाइम लिखेंगे वो सीख लेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो सिंपल आप उसके बारे में क्या लिखोगे कि भाई मूवमेंट ऑफ सी वाटर, ओशन करंट्स होते क्या है कि जब बहुत सारा पानी एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में समंदर में फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओशन करंट्स बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आप लोग ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए। तो सिंपल आप क्या करो, ओशन करंट को डिफाइन कर दो, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतर इंट्रोडक्शन है कि हाँ हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ओशन करंट को जो है डिफाइन करना। आप डिफाइन कर दोगे और बता दोगे कि इसके कारण क्या होता है कि वहां का वेदर जो है, वहां का वेदर इंपैक्ट होता है ओशन करंट्स के कारण, जहां पे भी ये ओशन करंट जो है फ्लो कर रहे होता है। ओके, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, मैप बनेगा इस क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा मार्क्स लेना है तो। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेज हैं। तो फोर्सेज को भी अपन क्या करते हैं, सिंपल सोच लो कि यार ये जो वाटर फ्लो कर रहा है, मास अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है ओशन में, किस किस चीज के कारण जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, या कौन कौन सी ऐसी चीज है, या कौन कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो इसको चेंज कर सकते हैं, वो सोचना था अपने को। अगर मान लो नहीं भी आता है तो थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको पता होंगे, कि जैसे यार मान लो आप इस तरीके से सोचो, अगर हवा चल रही है समुद्र के पानी के ऊपर, तो हवा उस पानी को भी बहाएगी ना अपने साथ, तो जो करंट होगा उसको भी लेके जाएगी ना। और आपको पता प्लेनेटरी विंड्स में जो आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर ग्रेडियंट के कारण समुद्र पूरे ग्लोब पे हवाएं हमेशा चलती रहती है, तो ओशन पे भी चलेंगी। तो ओशन पे जब हवाएं चलेंगी तो वो क्या करेंगे, अपने साथ इस पानी को भी इन्फ्लुएंस करेंगी, इस पानी को भी ड्राइव करेंगी। तो आप बता सकते थे कि विंड सर्कुलेशन एक पॉइंट है जो इन्फ्लुएंस करता है। फिर इंसोलेशन देखा होगा आप लोगों ने, इंसोलेशन मतलब कितना जो हीट है या कितना जो सनलाइट है वो अर्थ पे आ रहा है, जो सनलाइट है वो कितना अर्थ पे आ रहा है, तो वो इंसोलेशन वो भी ड्राइव करता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हो, कहीं का पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा, कहीं का ठंडा हो जाएगा, तो दोनों में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, पानी फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, ये बता सकते थे। फिर आपने देखा होगा कि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट करती है, रोटेशन होता है, और उसी रोटेशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है, आप लोगों ने सुना कोरियोलिस फोर्स। तो जैसे जैसे कोरियोलिस फोर्स के कारण भी क्या होता है, ये ओशन करंट्स की मूवमेंट ड्राइव होती है, डिटरमाइन होती है। तो आप ओशन करंट्स के वो कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताओगे आप यहाँ पे, ठीक है। विंड बता दिया, कोरियोलिस फोर्स बता दिया। आप ग्रेविटी के, भाई ग्रेविटी भी तो एक फोर्स है, ग्रेविटी पोल्स पे आप देखोगे तो जनरली ग्रेविटी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरेटिव टू इक्वेटर।
तो जब ग्रेविटी पोल्स पे ज्यादा होगी, पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वाटर लेवल क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, लेकिन जो इक्वेटर पे क्या वाटर लेवल ज्यादा, तो यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया। तो इक्वेटर पे ज्यादा पानी, पोल्स पे कम पानी, तो एक ही देख रहे हो एक इंक्लाइन सा बन गया। और जब इंक्लाइन सा बनेगा तो क्या करे, मान लो ये इधर अपर पार्ट है, इधर लोअर पार्ट है, तो ऊपर से लोअर की तरफ पानी क्या करेगा, मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो ओशन करंट्स मूव करेंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते थे। ये तो प्राइमरी फोर्सेस की बात होगी। सेकेंडरी फोर्सेस में बात करोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस। भाई टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंट जगह पे आप देखोगे कि पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। इक्वेटोरियल रीजन्स में यहाँ का जो ओशियन सरफेस होगा वहां का पानी क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। यहाँ का पानी गर्म होगा, पोल्स का पानी ठंडा होगा, तो क्या करेगा, गर्म पानी मूव करेगा, ठंडा पानी भी मूव करेगा, तो एक सर्कुलेशन बन जाता है, वाटर सर्कुलेशन हो जाता है, ओशियन वाटर सर्कुलेट करेगा, और दैट्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसे ही सैलिनिटी का भी बता सकते हो। जैसे इसमें आपको एग्जांपल्स देने थे करंट के, आप करंट बताओ कि कौन सा करंट कहां पे किस, जैसे सैलिनिटी का एग्जांपल दोगे तो जहां पे सैलिनिटी डिफरेंस होगा, एक ज्यादा सैलाइन है एक कम सैलाइन है, तो आप देखोगे अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी में करंट फ्लो करते हैं, वहां पे वाटर फ्लो करता है, दैट्स बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस या सैलिनिटी डिफरेंस के कारण। तो वो आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे। आप फिर कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो आप देखोगे कि जो कोस्ट लाइन होती है, अफ्रीका वाली कोस्ट लाइन के कारण जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो क्या करता है, दो करंट्स में सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और वो हुआ किस कारण से, वो कोस्ट लाइन के कारण ही तो हुआ। आप कोस्ट लाइन में उसमें बताओ कि हाँ भाई किस तरीके से। आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ये साउथ इक्वेटोरियल करंट था और ये क्या हो जा रहा है, एक इधर चला जाता है इसका ब्रांच और एक इधर आ गया, तो ये इस कोस्ट लाइन के कारण क्या हो गया, इस कोस्ट लाइन ने भी इसको ड्राइव किया, इसको डिटरमाइन किया, इसकी डायरेक्शन को फ्लो करवाया, करंट की डायरेक्शन को। तो आप बता सकते हो कि जो कोस्ट की जो कोस्ट लाइन होगी, मतलब सॉरी किसी भी कंट्री की, किसी कॉन्टिनेंट की जो कोस्ट लाइन होगी वो भी ड्राइव करती है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो आपको लिखने थे कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या है, ओशियन करंट्स का जो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी थी इसमें। फिर आता है रोल ऑफ फिशिंग, रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री। आपको एक बात पता होगी, ये चीज आपने आराम से पढ़ी होगी जब भी ओशियन करंट्स के बारे में, कि यार जहां पे भी गर्म पानी और ठंडा पानी मिल जाता है वो फिशेस के लिए बहुत बढ़िया होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन क्वांटिटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन क्वांटिटी ज्यादा होगी तो फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा ग्रो होंगे। जब फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा ग्रो होंगे तो ओशियंस के लिए क्या हो जाएगा, फूड मिलेगा, वो सॉरी फिश के लिए क्या मिलेगा, फूड मिलेगा वहां पे। और जब फूड मिलेगा तो फिशेस ज्यादा आएंगी वहां पे, ज्यादा उसमें उस एरिया में ज्यादा रहेंगे। तो इसका मतलब जहां पे कोल्ड करंट, जहां पे वार्म करंट मिल रहे होंगे तो उस एरिया में क्या एक हैबिटेबल ग्राउंड बन जा रहा होगा कि यार ये तो मस्त मजा आ जाएगा इस पानी में रहने का। जैसे होता है ना कि अपन भी सर्दियों में जब नहाते हैं तो गर्म ठंडे पानी को मिलाते हैं ताकि वो आराम से उस पानी से नहाया जा सके। ठीक है, या सुबह गर्म पानी पीते हैं, तब ज्यादा गर्म पानी तो नहीं पीते भाई, ना ज्यादा ठंडा पानी भी पिया जाता, दोनों को मिला के फिर पीते हैं कि हाँ यार अब सही लग रहा है। तो उसी तरीके फिशिस को भी क्या चाहिए, फाइटोप्लैंक्टन्स चाहिए। और फाइटोप्लैंक्टन इस पानी में जहां पे गर्म और ठंडा पानी मिल रहा होगा वहां पे ज्यादा ग्रो होते हैं, तो ज्यादा ग्रो होंगे तो ये फिश के लिए ज्यादा फूड होगा, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा फिशेज होती है। तो आपको सिंपली क्या करना था, वो मैप बना दो जहां जहां पे कोल्ड करंट और वार्म करंट जो है दोनों मिल रहे होंगे, उन दोनों के अगर आपको एग्जांपल्स याद होंगे, आपको मैप याद होगा जो प्रीलिम्स के टाइम पे याद किया था आपने कि जापान वाले कोस्ट पे कुरोशियो और ओयोशियो जो करंट्स होते हैं वो दोनों मिलते हैं, तो वहां पे फिशिंग ग्राउंड हो जाता है। आप बताओगे जो नॉर्थ अटलांटिक सी है वहां पे गायरी बनती है, ठीक है, गायरी जहां पे सारे करंट सर्कुलेट होते हैं, तो वहां पे भी आप बताओगे कि हाँ फिशिंग ग्राउंड है। मेडागास्कर वाला कोस्ट जहां पे फोकलैंड, आप बताओगे कि यहाँ पे फोकलैंड और ब्राजीलियन जो कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, वो दोनों मिलते हैं। फोकलैंड कोल्ड करंट हो गया, ब्राजीलियन आपका क्या हो जाएगा, वार्म करंट हो गया, दोनों आके यहाँ पे मिलते हैं, तो आप बताओगे कि हाँ यहाँ पे भी फिशिंग ग्राउंड होगा। फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे देखोगे अलास्का वाला और नॉर्थ पैसिफिक वाला दोनों करंट मिलते हैं, तो यहाँ पे भी फिशिंग ग्राउंड ज्यादा होते हैं। ये जापान वाला मैं बता ही चुका आप लोगों को, कुरोशियो वार्म करंट होता है, ओयोशियो जो कोल्ड करंट होगा यहाँ पे मिला, तो ये भी आप मैप में बना सकते हो। ओके, आप सेम इसी तरीके से अटलांटिक ओशन में जो गायरी की जो बात हुई थी, तो ये आपको एग्जांपल्स लिखने थे इसमें कि कौन कौन से करंट्स हैं जहां पे मतलब वार्म करंट और कोल्ड करंट है जो मिल रहे हैं और जिनके कारण क्या हो रहा है, फिशिंग ग्राउंड जनरेट हो रहे हैं। ये वाटर क्या करता है, वाटर को सर्कुलेट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, करंट्स।
है ना, करंट जो है न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करेंगे, न्यूट्रिएंट्स जितने ज्यादा होंगे तो वहां पे फिशिंग ग्राउंड ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपको लिखना था इसमें सारे, लेकिन आपको इसमें क्या करना था, एग्जाम्पल जरूर बनाने थे और मैप बनाना था आपको। और कौन सा मैप बनाना था आपको, ये वाला मैप बनाना था, ठीक है। और फिर आपको हर एक चीज के साथ आप अपना एग्जाम्पल लिख सकते थे कि कौन कौन से फोर्सेस थे और कैसे ये रोल प्ले करता है फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें थी, सिंपल क्वेश्चन था, सबने पढ़ा भी होगा, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, इसके अलावा क्या करना है भाई, आप फिशिंग कर तो रहे हो लेकिन कंक्लूड कैसे करोगे भाई, कंक्लूड करने के लिए सिंपल है कि हम लोगों को सस्टेनेबल फिशिंग करनी पड़ेगी। सस्टेनेबल फिशिंग करोगे तभी क्या है, ओशन में आप मतलब ओशियन का जो इकोसिस्टम है वो बचा रहेगा, और ओशियन का इकोसिस्टम बचा रहेगा तो आप जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको सी फूड या फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। इस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये ऐसे आप इसमें कंक्लूड करना था आपको। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज फेस्ड बाय देम। स्टेटमेंट साफ साफ बोल रहा है कि भाई हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में डिस्क्राइब करना है और हमें बताना है कि वो जो कंट्रीज हैं वो क्या मेजर इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो फेस कर रही हैं। तो रबर के बारे में बेसिकली इसमें बात हो रही थी। रबर के बारे में आप एक चीज देखोगे, अगर आपको ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको अगर बेसिक चीजें पता होती कि रबर जो है किस एरिया में उगाया जाता है या कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो कि रबर के लिए नेसेसरी है, रबर की कल्टीवेशन के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को, आपको कोई ऐसे याद करने की जरूरत नहीं थी यार कि फलाना कोई कंट्री है वो उगाती है, ये कोई XYZ कंट्री है इसमें ज्यादा रबर होता है, ये जरूरत नहीं थी। आप 8th क्लास में जब एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहां पे रबर की वो दे रखी कंडीशंस कि भाई कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट, बारिश होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीजें आपको अगर पता होंगी तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और आप मैप बना देते कि कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। तो देखते हैं, तो रबर के बारे में आप बता दो बेसिकली कि भाई जो एसोसिएशन ऑफ नेशंस नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, मतलब एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है उसकी कोई रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में हम जिक्र कर सकते थे, ठीक है। वो बोलता है कि भाई रबर की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, ओके, उसके बारे में जिक्र कर सकते थे। आप पार्ट में, पहले पार्ट में क्या लिखो, कंडीशंस ऑफ रबर कल्टीवेशन, कि भाई कौन कौन सी कंडीशंस है जो नेसेसरी हैं रबर की कल्टीवेशन के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज में आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, आप मैप बनाओ, आप बताओ कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे रबर को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें एक और चीज थी, थोड़ा सा आगे ब्रेक कर सकते हो, बताएंगे अभी। और फिर थर्ड पार्ट में क्या लिखना था कि मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से फेस किए जाते हैं इन कंट्रीज के द्वारा। ये डायरेक्ट चीजें हैं जो हम लोगों को बतानी थी, ओके। फिर हम लोगों को बताना था कि भाई किस तरीके से क्या करना है, जो ये एनवायरनमेंट कंक्लूड कैसे करोगे, जो यार इश्यूज हो रहे हैं, जिनके का जो दिक्कतें हैं उन्हीं को ठीक करना है, तो हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना था, एनवायरनमेंट को साथ लेके चलना है, डेवलपमेंट के रबर प्रोडक्शन को बढ़ाना भी है लेकिन एनवायरनमेंट को साथ रखते हुए, इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते थे, ओके। तो ये चीजें हैं, देखते हैं। इसमें एक चीज और थी कि आप इसमें रबर को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते थे, पहले देख लेते हैं। आप क्या करते हैं, एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो क्या बोलती है कि भाई जो रबर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है लेकिन उसकी डिमांड भी वो हर साल बढ़ते जा रही है, ये रिपोर्ट आई थी, तो इस रिपोर्ट का आप जिक्र कर सकते थे। आप एक और चीज बता सकते थे कि अभी आप देखोगे यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण क्या था कि रबर के जो दाम थे वो कम हो गए थे वर्ल्ड मार्केट में, तो इसलिए भी ये न्यूज में था, उसका भी जिक्र कर सकते थे। फिर इंडिया इंडोनेशिया का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओके, FTA से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें भी आप बता सकते थे। फिर कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आपको अगर बेसिकली एक बात अगर पता होती कि यार ये जो रबर जो फसल है ना, ये क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में होती है। ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, इक्वेटोरियल वाला रीजन है, कैप्रिकॉर्न के बीच में है ना, इस एरिया में होती है। तो अब आपको माइंड में कंट्रीज आ जाती है कि अरे यार ये इधर ब्राजील हो गया, इधर थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया, ओके, ये वाली कंट्रीज आप देखो, साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज, और जो मिडल वो जो अमेरिका है वो कंट्रीज, आप ये बता सकते थे। तो अब आप सोचो, ये इक्वेटोरियल रीजन, इतना भी पता होता ना कि इक्वेटोरियल रीजन क्या है, तो आप कंडीशंस लगा लो, क्या क्या कंडीशन, खुद से सोचो यार, इक्वेटोरियल एरिया में बारिश ज्यादा होती है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रबर को क्या चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, मतलब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए। इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है ना, तो मतलब सफिशिएंट 25 डिग्री से के आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए,
ठीक है, फिर आप देखोगे कि ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा यहाँ पे, मॉइस्ट, जब बारिश होगी तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो ये रबर की रिक्वायरमेंट है रबर की कल्टीवेशन के लिए, रेनफॉल बहुत ज्यादा टाइम, तो ये आप कंडीशंस लिख दो बस, ठीक है। फिर आप मैप बना देते, पर मैप तो चलो अगले पार्ट में बनाएंगे अपन की प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी उसमें। आप रबर को भी डिफाइन कर सकते थे, कैसे भाई, एक सिंथेटिक रबर होता है और एक आपका नेचुरल रबर होता है। सिंथेटिक रबर कौन सा, जो लैब में बनाया जाए केमिकल्स के थ्रू जो बनाया जाए, नेचुरल रबर जो हम लोग नेचर से प्रोड्यूस करें, जैसे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, इनसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो वो नेचुरल रबर होता है। तो इस तरीके से आप रबर को ब्रेक करके और आप फिर बता सकते थे, कोई कोई यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा थोड़ी है कि भाई नेचुरल रबर की बात करनी, सिर्फ रबर लिखा है, तो रबर तो दोनों तरीके से हो सकता है ना, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हाँ ये कर सकते थे कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, वो नेचर की, क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आप नेचुरल रबर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन कर सकते थे, इस चीज को ज्यादा फोकस उसी पार्ट, तो उसी तरीके से वो करना था। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में सिंथेटिक की भी बता दी, सिंथेटिक कौन बनाएगा भाई, जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी, कौन है, यूएसए हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, ये इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये केमिकल्स और लैब्स में, ये केमिकल्स के थ्रू लैब में बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये सिंथेटिक रबर में डोमिनेट करती है, यूएसए, चाइना, जापान, ये वाली कंट्रीज होगी। अगर नेचुरल रबर की बात करें तो नेचुरल रबर तो सिंपल है, वहीं पे उगेगा ना जहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस सही होंगी, वो जो कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस की हैं अभी, वैसी कंडीशंस होंगी, वहीं पे उग पाएगा ना। और वो कहां पे है, आप देखोगे तो वो साउथ अमेरिका में, आप देखोगे अफ्रीका में, और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज, जो ट्रॉपिक्स के बीच में जो कंट्रीज हैं, उस एरियाज में नेचुरल रबर का प्रोडक्शन होगा वहां पे। आप इसीलिए तो कहते हैं कि थाईलैंड जो है टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया, भाई इसी रीजंस के कारण है, क्योंकि ये इस रीजन में पड़ता है। तो ये आपको सब बताना था, ओके। फिर आप और चीज क्या बता सकते थे, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो जो एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो बात बोलती है कि जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज ही 70% वर्ल्ड का रबर प्रोड्यूस कर दे रही है, और वो तीनों की तीनों साउथ ईस्ट एशिया की हैं। जैसे थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हमेशा टॉप में रहता है भाई, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कि आप ये मैप बना सकते थे कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, आप देखोगे भाई ये ट्रॉपिक्स के बीच वाला रीजन है ये, और इसी रीजन में क्या है, ये आपका रबर ग्रो होता है, यहीं पे ना इक्वेटोरियल रीजन ये है, और यहाँ पे ही वो एनवायरमेंटल कंडीशन जो नेसेसरी हैं रबर की कल्टीवेशन के लिए, वो यहाँ पे ही मिलेंगी। तो आप इनके एग्जांपल बता सकते थे, ओके। इंडिया का भी एग्जांपल दोगे आप इसमें। फिर आप सोचो कि ये हम लोगों ने ये तो सोच लिया कि किन किन कंट्रीज में इसको उगाया जाता है, लेकिन इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हो रहा हो, क्या कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज ये कंट्रीज फेस कर रही होंगी। अब भाई अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, मतलब डिफोरेस्टेशन, तो डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और तुम्हें एक बात जरूर पता होगी कि पेड़ जो होते हैं या फॉरेस्ट जो होते हैं वो कार्बन सिंक होते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये पेड़ कटेंगे तो कार्बन क्या होगा, रिलीज होगा, तो उसको बोलते हैं कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, कार्बन कम एब्जॉर्ब होगा, कार्बन क्या हो जाएगा, रिलीज। और जब कार्बन रिलीज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगे, और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो क्लाइमेट चेंज होगा। फिर तो आप सबको पता है कि वो साइकिल बन जाता है, क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड्स, ड्रॉट्स, और वो बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जाती है, डिजास्टर्स आते हैं। तो आप बता सकते हो इन रीजन्स में साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ओके। फिर आप बता सकते हो कि जब इन रीजन्स में क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो क्या होता है, जो सोइल का जो सरफेस होता है, उस सरफेस पे जब बूंद गिरती है वो बहुत फोर्स से गिरती है, और जो मिनरल्स होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो लीचिंग होता है, उसको बोलते हैं लीचिंग, लीचिंग आउट ऑफ मिनरल्स। जब लीचिंग आउट हो जाएगा तो यहाँ की सोइल फर्टाइल रह पाएगी, मिनरल से लीच आउट होगी तो नहीं, इनफर्टिलिटी बढ़ती है, सोइल क्या होती है, इनफर्टाइल हो जाती है। ये भी एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगी जो ये कंट्रीज फेस कर रही हैं। फिर आप देखोगे भाई, अगर मान लो रबर के बहुत ज्यादा दाम मिल रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोकल्चर। और मोनोकल्चर सोइल के लिए अच्छा नहीं होता है। वी हैव टू डाइवर्सिफाई इट, वी हैव टू मेक चेंजेस, कि भाई एक सीजन में एक क्रॉप लगा दी, दूसरे सीजन में दूसरे, एक ही बार एक ही चीज उगाते रहोगे तो सोइल की प्रोडक्टिविटी अपने आप लूज होगी, वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब आप फॉरेस्ट को काटोगे पर्टिकुलरली किसी एक चीज को उगाने के लिए, ओके, फिर क्या होगा वहां पे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि भाई इस एरिया में जो एनिमल्स होंगे, जो प्लांट्स होंगे, उनका क्या होगा, लॉस होगा। तो इन रीजन्स में हो रहा है, जब लॉस होगा तो क्या होगा, एनिमल्स के लिए क्या
घर चला जाएगा, और घर चले तो एनिमल्स कहाँ की तरफ बढ़ेंगे, शहरों की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। आई होप आप चीजों को रिलेट करो, आप सोचो थोड़ा कि हाँ यार पर्टिकुलर किसी चीज से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आपको वो अप्रोच रखनी पड़ेगी कि हाँ ये एक पर्टिकुलर चीज हुआ, इसी चीज को आप कनेक्ट करते चले जाओ। सिंपल बात है ना कि पेड़ काट दिया हमने, पेड़ काट दिए, पेड़ों में कार्बन जमा होता था, हमें पता है कार्बन अब्जॉर्ब कर रहा था, अब कार्बन रिलीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज और आपका क्लाइमेट चेंज रिलेट कर लिया। अब हमें रबर उगा रहे हैं, हम रबर ही उगा जा रहे हैं, तो मोनोकल्चर हो गया वो। और मोनोकल्चर एक तरीके की फसल जब आप उगाओगे अपनी जमीन पे, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी ना भाई, तो सोइल में दिक्कत होगी। इवन जो ये रबर का जो प्रोसेसिंग होती है बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। जो ओडर होता है, जो स्मेल होगा, वो बहुत खराब स्मेल होता है, तो वहां पे जो आसपास जो लोग रह रहे होते होंगे, दे विल बी इम्पैक्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड ऑल। ओके, वो उन्हें बहुत मतलब अनकंफर्टेबल बना देता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और नाइट्रोजन जो वो रिलीज होती है, तो वो रिलीज होगी तो वो भी हार्मफुल होगी। हाईली टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती है। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में आप बता सकते थे कि ये कौन कौन से चैलेंजेस हैं या कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो ये कंट्रीज अभी फेस कर रही हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रबर, क्योंकि रबर के बारे में पूछा गया था। तो इस तरीके से आप बताओगे कि भाई पहले क्या बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया हम लोगों ने, जो एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उसके रिपोर्ट के बारे में बता दिया। फिर हम लोगों ने बॉडी में क्या बता दिया कि भाई प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उससे पहले रबर को भी डिफाइन कर दिया दो में और डाइवर्सिफाई कर दिया कि भाई सिंथेटिक, नेचुरल। सिंथेटिक के बारे में बता दिया कौन सी कंट्रीज प्रोड्यूस करती है, नेचुरल के बारे में बता दिया, नेचुरल के बारे में कंडीशंस बता दी कि भाई उसी एरिया में होगी ना जहाँ पे कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी, तो कंडीशन बता दी। फिर मैप बना दोगे आप वहां पे, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया वाला एग्जाम्पल दे दोगे, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, ये सब के बारे में बता दोगे। फिर क्या कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज को सोच लो कि यार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें यू विल फिगर इट आउट यार इजीली। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब आप बेसिक बुक पढ़ रहे होते हो तब आपके सामने से गुजरती हैं ये चीजें, और उन्हीं को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है या कंपाइल करना है। बेसिकली वो जो इतनी नॉलेज इकट्ठा कर ली है, इतना सब पढ़ के उसको कंपाइल करना है। ओके, तो आई होप कर लिया होगा आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। कंक्लूड कैसे करोगे भाई, बेसिकली हमें क्या करना है कि भाई जो डिफरेंट जो ये चैलेंजेस थे, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, और जो जो ये चैलेंजेस हैं इनको मीट करना चाहिए, ताकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको, उसकी जो डिमांड है रबर की, उसको मीट किया जा सके, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन को मीट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो स्विस कैनाल था उसमें एक शिप फंस गया था, उसी के कारण देख रहे हो बहुत ट्रेड रुक गया था के वर्ल्ड में। तो उससे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थ्मस इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि भाई जो ये स्ट्रेट हैं, ये इस्थ्मस हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में। ओके, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन में क्या चीजें कि इस्थ्मस और स्ट्रेट होता क्या है बता दिया भाई। दूसरी चीज, बॉडी में क्या करोगे आप, मैप बनाओगे जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। फिर आप सिग्निफिकेंस बता दोगे इन दोनों की सिग्निफिकेंस, कि स्टेट की सिग्निफिकेंस बता दी, इस्थ्मस की सिग्निफिकेंस बता दी, एग्जांपल्स के साथ। प्रीलिम्स के टाइम पे याद किए होंगे एग्जांपल्स, ठीक है, सोचा नहीं होगा कि यार अच्छा ये एग्जांपल्स इस तरीके से भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे मेंस में। ठीक है, आप मैप बना दोगे कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। फिर आप बता सकते हो कि इंडिया किस तरीके से इनको यूज कर सकता है अपना इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा के, और इंडिया के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते थे। चलें आगे देख लें एक बार। तो बेसिकली जब आप बात करते हो स्टेट और इस्थ्मस की, तो स्टेट क्या होता है, एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। दो बड़े बड़े ओशियंस हैं, ओके, दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी, उनमें से एक छोटा सा एरिया निकला हुआ है जो क्या कर रहा है, उसको दो वाटर बॉडी, छोटा सा एक नाला है काइंड ऑफ। ये देखो इस फोटो में क्लियर हो, ये दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, और इसके बीच में एक छोटा सा नाला है जो इन दो वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इसी को स्टेट बोलते हैं। अगर इस स्टेट की जगह यहां पे ये लैंड होता, जैसे ये लैंड है, ये लैंड इन दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करे, मान लो ये जैसे एक इधर लैंड है और एक इधर लैंड है, और एक छोटा सा पतला सा एक रास्ता है जो कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इस्थ्मस बोलते हैं। जैसे आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस्थ्मस और पनामा जो कनेक्ट करता है, याद होगा आपको।
उसको इस्थमस बोलते हैं। तो आप डिफाइन कर दोगे सिंपली कि भाई स्टेट बेसिकली क्या होता है कि नैरो बॉडी ऑफ वाटर जो क्या करती है, लार्ज वाटर बॉडी इसको कनेक्ट करती है, और जो बनती कैसे बेसिकली, इसी में तो फ्रैक्चर आ गया, इस्थमस में ही फ्रैक्चर आ गया ना, ये टूट गया, ये टूटने के बाद क्या बन गया आपका, नैरो बॉडी बन गई, वो सॉरी आपका स्टेट बन गया आपका। ओके भाई सिंपल सी बात है ना, कि जैसे मान लो ये आपका दो लैंड मासेज है और ये लैंड मासेज कनेक्ट हो रखे हैं और ये इधर वाटर बॉडी है, तो इसको यहां से जब ये टूट जाएगा तो ये दोनों वाटर बॉडी भी कनेक्ट हो जाएंगे ना, इसी को स्टेट बोलेंगे, वरना इससे पहले क्या था, इस्थमस था। ओके तो इस तरीके से आप इसमें डिफाइन कर सकते थे, आप डायग्राम भी बना सकते थे किस किस को बोलते हैं। ओके आगे आ जाते हैं। फिर आता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स। देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था कि ऐसे तो क्वेश्चन को ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रेड में एक ही बात होती है भाई, पैसेज प्रोवाइड करता है, तब तो ये बात तो सिंपल है कि रास्ता देता है शिप्स को आने जाने के लिए, कि शिप इधर से चली जाए। ठीक है भाई, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करना है अपने को सिंपल, तो भाई रास्ता दे दिया, इस नाले से चली गई, दूर से घूम के नहीं आना पड़ा, सिंपल बात ये है। लेकिन अपन को क्वेश्चन लिखना था 15 नंबर के हिसाब से, और मेन बॉडी में ये चीजें आनी थी, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेट देख लेंगे और स्टेट के हिसाब से देख लेंगे कि अच्छा ये स्टेट की इंपॉर्टेंस किसके लिए है, तो उन स्टेट्स के एग्जाम्पल लिखने थे आपको, 6-7 के एग्जाम्पल स्टेट्स के लिख देते, 2-3-4 के एग्जाम्पल आप इस्थमस में लिख देते हैं। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल अपने दी, मलक्का स्टेट आप जानते होंगे, ठीक है, मलक्का स्टेट बेसिकली क्या करता है, ये शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में। सोचो इंडिया को अपना मतलब शिप लेके जाना है पैसिफिक ओशन, तो मलक्का स्टेट हेल्प करेगा ना भाई, इधर से जा सकते हैं। ओके तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी। ओके और हम देखते हैं कि 1/3 शॉर्टर देन द क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव सी, ये क्या करता है, डिस्टेंस को बहुत कम कर देता है। अगर मान लो इंडिया को इधर से पैसिफिक में जाना हो, तो ये जो है स्टेट ऑफ मलक्का 1/3 छोटा कर देता है डिस्टेंस को। अभी इतना छोटा कर देगा तो कितना तेल बच जाएगा भाई, एक तो उधर घूम के आना पड़ता हो और एक सीधा अपन निकल गए इधर से, ये इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा जिब्राल्टर स्टेट आपने सुना होगा, अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। ओके तो मेडिटेरियन में पूरा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो, उनको अगर मान लो यूके के साथ ट्रेड करना है तो जिब्राल्टर स्टेट से जाना पड़ेगा, जो कि बहुत बिजिएस्ट मतलब बहुत ज्यादा क्राउडी स्टेट है, ये बहुत क्राउड होता है यहाँ पे, शिप्स इधर उधर आते जाते रहते हैं यहाँ पे, हर 3 मिनट या 4 मिनट में या 5 मिनट में यहाँ पे एक शिप गुजरता है इस स्टेट से। आप सोचो इसका सिग्निफिकेंस कितना। और शिप में क्या जाते हैं भाई, लोग ट्रेवल करते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे ना, और कंटेनरों में क्या होता है, सामान होता है, सामान इधर से उधर होता है, और यही ट्रेड है। तो आप सोचो यूरोपियन कंट्रीज जो मेडिटेरियन सी के अलोंग बॉर्डर शेयर करती हैं, वो यूके में यूएस में अगर उनको जाना है तो दे हैव टू क्रॉस दी जिब्राल्टर स्टेट। तो आप उसका सिग्निफिकेंस देख लो और कितना शिप क्रॉस करता होगा। ठीक है तो इस तरीके से इंडिविजुअल आप बताते जाते। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात अगर करते हैं हम लोग, तो हॉर्मुज की बात करते हैं, तो हॉर्मुज कहाँ पे है, पर्शियन गल्फ में। 1/3 ऑफ जो नेचुरल गैस है और 1/6 ऑफ ऑयल जो है इसी स्ट्रेट से क्रॉस होता है। जो ऑयल, ये क्यों, क्योंकि ये है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और यहाँ से जो ऑयल निकाल के लोग क्या ले, इधर से इस स्टेट से ही लेके जाते हैं। तो स्टेट की अगर ये बंद हो जाए तो लोगों तक तेल पहुंच पाएगा, जब तेल नहीं पहुंच पाएगा तो क्या वो वहां की इंडस्ट्रीज काम कर पाएंगे, वहां पे लोग गाड़ियां चला पाएंगे, बढ़ गया ना सिग्निफिकेंस अपने आप ही। तो इस तरीके से आपको सोचना था इसमें। फिर बेरिंग स्टेट की बात कर लो, बेरिंग स्टेट क्या करता है, एशिया और अमेरिका को कनेक्ट करता है, वो आपको पता होगा। पाक स्टेट की बात कर लो, पाक स्टेट जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, तो वहां से भी इंडिया अपना शिप क्रॉस करता, तो इंडियन ओशन को और पैसिफिक को कनेक्ट करता है, सॉरी इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल को इस रीजन में कनेक्ट करता है, वरना हमें पूरा पीछे से घूम के आना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंस है। फिर आप यहाँ पे जैसे वो सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाबा मंडप की बात कर सकते हो, जो कि क्या करता है, 4% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई को मेंटेन करता है बाबा मंडप। ठीक है, बाबा मंडप से क्या करते हैं हम लोग, स्विच कैनाल, रेड सी में जब जाते हैं, ठीक है, इधर गल्फ ऑफ एडन से क्या करते हैं, आपको मैप याद होगा, गल्फ ऑफ एडन से बाबा मंडप को क्रॉस करके किस में, रेड सी में जाएंगे, रेड सी से फिर हम स्विच कैनाल से मेडिटेरियन सी में जाते हैं, देन वी गो टू जिब्राल्टर। तो यूरोप को, यूरोपियन कंट्रीज को अगर इंडिया से के साथ ट्रेड करना है, या इंडियन ओशन में जो कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड करना है,
तो आप इधर से ही आओगे, बाबा मंडप से ही क्रॉस होगे, तो सोचो वहां से कितना सप्लाई होता होगा। इसमें एक डेटा भी है कि भाई 4% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई को मेंटेन करता है। आप बोस्फोरस स्टेट की भी बात कर सकते थे, जो टर्की और अभी जैसे जो वॉर शिप्स गुजरे हैं उधर से रशिया के, ठीक है, तो वो भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे स्टेट्स को आप क्या कर सकते थे, अलग अलग लिख सकते थे और इनके बारे में बता सकते थे, और आप मैप बना देते, एक दो का मैप बना देते, जैसे पाक स्टेट का हो गया या फिर ये स्टेट ऑफ मलक्का का हो गया। ओके, तो ये चीजें आप इस तरीके से इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। इस्तस्मस की बात कर लें तो सबसे भाई इंपॉर्टेंट अपना तो पैनामा वाला है। पैनामा पेपर्स भी आप लोगों ने सुने होंगे न्यूज में, है ना। तो ये क्या करता है, जो कैरेबियन शिप्स हैं वो पैसिफिक में अलाउ करता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि पूरा साउथ अमेरिका हम लोगों को घूम के आना पड़ रहा हो, है ना। सॉरी, आप देखोगे इधर से, है ना, और ये इधर अपना अमेरिका वाला जो रीजन है, ठीक है, तो ये वरना तो इधर से क्या करना पड़ेगा, पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो ये रूट कितना छोटा कर दिया इसने, यहां से सीधा क्रॉस कर जाओगे आप। ओके, तो ये है पैनामा स्टेट का इंपॉर्टेंस। इस स्विच की बात करें तो 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इसी रीजन से गुजरता है। अब अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्विज कैनाल का, जो स्विज इस्तस्मस में बना रखा है। फिर इस्तस्मस ऑफ करा की बात कर सकते हो, जैसे करा में जब आप देखोगे तो इंडिया से अगर साउथ चाइना सी में घुसना है, तो यहां से घूम के जाए पूरा, और एक इधर से आप चले जाओगे, तो ये कितना शॉर्ट कर देगा डिस्टेंस को, कितना आपका ट्रेड बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा, कम दिन में आपका कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा, सामान एक दूसरे ज्यादा पहुंचेगा, तो ट्रेड बढ़ेगा अपने आप ही। तो ये इंपॉर्टेंस लिखनी थी आपको। तो इस क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना था आपका स्ट्रेट में और इस्तस्मस में। ओके, चलो आगे चलते हैं भाई। वही सिंपल कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड वही कि भाई अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपली यूज करना पड़ेगा जो ये चैनल्स हैं, जो स्टेट है, जो नेचुरल चैनल्स हैं, स्टेट्स हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपने ट्रेड को बढ़ा सके। और इंडिया को मतलब डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स और जो चैनल्स हैं इनको प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा, ताकि हम अपना जो ग्लोबल लीडर बनने का जो हमारा वो है सपना है, तो हम उसको कंप्लीट कर सके। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर वाला। Troposphere is a very significant atmospheric layer that determines weather processes. How? Troposphere is a very significant atmospheric layer that determines weather processes. भाई किस तरीके से ट्रोपोस्फेयर जो है वो वेदर प्रोसेसेस को डिटरमाइन करती है, तो क्या करोगे क्वेश्चन में पहले इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे भाई, ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताएं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की ही बात कर रहे हो, तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताएंगे। फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये जो लेयर है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, किस लिए, वेदर प्रोसेसेस को डिटरमाइन करने के लिए। और कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि भाई जो हमें ट्रोपोस्फेयर है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी को मतलब इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, ताकि जो ये वेदर पैटर्न्स जो चेंज हो रहे हैं हम लोग उनको स्टडी कर सके और उनका जो इम्पैक्ट होता है उसको कम कर सके। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, आप लोगों ने ऐसे ही स्ट्रक्चर किया होगा, देख लेते हैं आगे। तो ट्रोपोस्फेयर, भाई ट्रोपोस्फेयर की बात करोगे तो क्या इसको जनरली क्या बोलते हैं, वेदर लेयर बोलते हैं। क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि जो वेदर प्रोसेस होते हैं इसी रीजन में होते हैं, इसी लेयर में होते हैं। तो आप बता सकते थे कि ये लोवेस्ट लेयर है, ठीक है, इसको वेदर लेयर के नाम से जाना जाता है। भाई 75% ऑफ टोटल मास जो प्लेनेट का वो इसी रीजन में है। अब ये सारी जो वाटर वेपर 99% ऑफ द वाटर वेपर और एरिसोल जो है ट्रोपोस्फेयर में ही मिलते हैं। ये स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन, सिंपल इंट्रोडक्शन देके आप आगे बढ़ सकते थे। अब था सोचने वाली चीज, हो सकता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई होगी आपको। तो जब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में बेसिकली हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया। अब आप एक चीज सोचो, वेदर फिनोमिनास कैसे होते हैं, वेदर प्रोसेस कैसे होते हैं। भाई वेदर प्रोसेस होने के लिए मतलब टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें ही डिटरमाइन करती हैं ना। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे साइक्लोन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो क्या क्या कंडीशंस चाहिए। आप लोगों ने रेनफॉल पढ़ा होगा। वेदर क्या होता है, वेदर बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक समय पे, एक जगह पे कैसा टेम्परेचर है, कैसा प्रेशर है, कैसी ह्यूमिडिटी है, ना कि लॉन्ग क्लाइमेट में और वेदर में यही तो चेंज है
है ना। तो वेदर की बात कर रहा था, तो वेदर कैसे डिटरमाइन होता है भाई, क्योंकि वहां का प्रेशर चेंज हो गया वहां, और ये सब किस में हो रहा था, ट्रोपोस्फेयर में हो रहा था। ओके, तो अब आप सोचो, खुद से सोचो, इसी रीजन में तो हवा चलती है ना, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में मोस्टली ऑक्सीजन है, मोस्टली गैसेस ट्रोपोस्फेयर में ही है, मोस्टली वो वाटर वेपर जो अभी पढ़ा 99% ऑफ द वाटर वेपर इसी रीजन में है। तो वाटर वेपर के डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण, प्रेशर के डिफरेंस के कारण सारे वेदर फिनोमिना यहीं पे होंगे या और कहीं होंगे। भाई कंडीशन सोचो ना कि हाँ क्यों हो रहा है यहाँ पे। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, नीचे ऊपर से जब सनलाइट आती है तो नीचे टेरेस्ट्रियल, नीचे अर्थ सरफेस पे टकरा के वापस आती है, उनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। वो क्या करते हैं, कन्वेक्शन करते हैं, एडवेक्शन करते हैं, कन्वेक्शन, ये सारी चीजें क्या करती हैं, वहां के टेम्परेचर को गर्म करेंगी, बादल ऊपर गए, हवा ऊपर गए, बादल बने, बारिश आई, वेदर चेंज हो गया। आप थोड़ा सा चीजों को, मतलब ये देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ने में लगेगा यार इसमें अब क्या लिखूं, वेदर की सिर्फ बात कर रहे हो, लेकिन आप सोचो थोड़ा, प्रेशर विंड्स, भाई एक जगह पे ज्यादा गर्म हो गया, एक जगह पे ठंडा है, तो गर्म पे लो प्रेशर हो गया, ठंडे से हवाएं चलेंगी, तो वहां का अपने आप चेंज हो गया ना, हीट वेव्स बन गई। कैसे बनेंगी, ऐसे हवा ऐसे ही तो चलेगी ना। हीट वेव्स हो गया, साइक्लोन्स हो गया, आपका फ्लड्स हो गया, आपका फ्लैश फ्लड्स हो गया, क्लाउड बस्ट हो गया, ये सब कहां पे हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। तो इन्हीं फिनोमिनास की बात करनी थी बस आपको, यही प्रोसेस, यही वेदर ही तो बताना था आपको। फॉग हो जाता है, स्मोक हो गया, इन सारी चीजों के बारे में बात करना था आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप देखोगे इस ट्रोपोस्फेयर में होता क्या है, बेसिकली एयर जो है सर्कुलेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, एयर क्या करता है, मिक्स करता है, तो डस्ट पार्टिकल्स भी मूव करते हैं साथ। डस्ट पार्टिकल मूव करेंगे तो ड्यू की फॉर्मेशन के लिए डस्ट पार्टिकल्स का होना बहुत जरूरी, पार्टिकुलर मैटर का होना बहुत जरूरी है, सॉरी पार्टिकुलर मैटर डस्ट का होना जरूरी, सरफेस प्रोवाइड करवाता है, तो फोग हो जाता है, हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करते हैं। तो ये कंडीशन है, ये कहां पे हो रही है, ये सारी चीजें ट्रोपोस्फेयर में हो रही है सारी चीजें। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पे होगा, ट्रोपोस्फेयर में ही होगा, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में, तो मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो वहां पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का इफेक्ट नहीं होता। क्लाउड्स कहां पे बनेंगे भाई, क्लाउड्स बनने का सिंपल क्या फॉर्मेशन होता है कि भाई वो नीचे से गर्म हवाएं गई, ऊपर जाए, कंडेंस होगी, वाटर वेपर कलेक्ट हो जाता है, वहां पे वो क्लाउड्स बन जाते हैं, और फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, बारिश हो जाती है। तो बारिश कहां पे हो रही है, ट्रोपोस्फेयर में हो रही है। तो जितने तरीके के क्लाउड्स बनेंगे कहां बनेंगे, वो क्यूमुलोनिम्बस पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्ट्रेटोस वाले क्लाउड जो पढ़े होंगे, सब कहां पे बने, ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। तो वही क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं वेदर। भाई यहाँ पे अब बादल आ जाए अपने इधर एरिया में, तो यहाँ का वेदर चेंज हो जाएगा ना। दिन में बहुत गर्मी लग रही है, बादल आ गए, बारिश आ गई, वेदर चेंज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब एकदम बहुत ज्यादा धूप आ गई, बादल हट गए, वेदर चेंज हो गया। कहां हो रहा है, सब ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। सोचना है कि जब हम अब सोचो इसके लिए क्या पढ़ना है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू थिंक अबाउट दैट थिंग, मैं उस क्वेश्चन पे थॉट दे सकूंगा कि हाँ यार क्या क्या चीजें, ट्रोपोस्फेयर तो मेरे ऊपर ही है ना, तो मेरे ऊपर ही गैसेस हैं सारी, मेरे ऊपर डस्ट पार्टिकल हैं, इनसे क्या चीजें होती होंगी, मेरे यहाँ से अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस ऊपर जा रही हैं, ये गर्म कर रही हैं हवाओं को, यहाँ पे ही हवा चल रही है, एडवेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, यही चीजें तो रिपीट करनी थी। ओके, बस उन्हीं को फिर पॉइंट्स में लिख देते भाई आप, कि भाई लेयर्स जो एयर है वो मिक्स करती है ना, आप मास देखोगे सारा यहीं पे है, सर्कुलेशन ऑफ प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर को सर्कुलेट करती है। ओके, टेम्परेचर वेरिएशंस होता है, वेदर जितने भी क्लाउड हो गया, साइक्लोन हो गया, एंटी साइक्लोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, इनके कारण जितने भी फिनोमिना थे जो आपने पढ़े होंगे वो सारे बताने थे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते। आप ओजोन के बारे में बता सकते थे कि भाई जो गुड ओजोन है वो ऊपर है, जो बैड ओजोन है वो ट्रोपोस्फेयर में है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। स्मोक की फॉर्मेशन आप बता सकते थे। ठीक है, आप कंक्लूड कैसे करोगे भाई, हम लोगों की क्या करना पड़ेगा, जो ट्रोपोस्फेयर की स्टडी को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कि कोई भी पर्टिकुलर चेंज हो रहा है तो उसका जो इफेक्ट होगा वहां की पॉपुलेशन पे या वहां के जो इन्वायरमेंट पे, उसको हम लोग कम कर सके। तो हमें इसकी स्टडी को इफेक्टिवली करना पड़ेगा। हमें ट्रोपोस्फेयर के बारे में एक एक चीज की कब क्या पैटर्न
फॉलो हो रहे हैं, किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें डिस्कस करनी थी। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या करना था कि मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में हम लोगों को सोचना था, सोचना आना चाहिए कि यार ये जो क्वेश्चन है मैं क्या करूं इसमें। ऐसा नहीं क्वेश्चन मिला लिखना शुरू कर दिया, यार उस पे 1 मिनट सोच लो भले ही, अगर क्वेश्चन की लाइन बदल गई ना तो फिर कुछ नहीं आना है उसमें। लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर टाइम देके उसको सोचोगे, देन यू विल बी एबल टू राइट समथिंग विच इज रेलिवेंट टू दैट आंसर। वरना वो कुछ भी लिखा जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा, फिर वहां पे यू विल नॉट बी एबल टू फेच सम मार्क्स। बाकी स्टूडेंट्स उस पर सोच के थोड़ा लिख रहे होंगे अच्छे से। तो इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, ये ही क्वेश्चंस हम लोगों को करना है, जानना है कि, और ये धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस के साथ करते रहेंगे। ओके, वी विल आल्सो कम विद अदर वीडियोस कि हाँ क्वेश्चंस कैसे करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम सब लोग डिस्कस करेंगे इसी तरीके से, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या सोचना है, और रैंडम क्वेश्चन है क्या करें इसमें, खुद से रिलेट करके देखो कि आसपास की चीजें कैसे हो सकती है। यूपीएससी में सीखना है ये कि हाँ अपने से भी रिलेट करना है, आंसर निकलेंगे। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और बाकी वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो कलाम आईएएस में। ओके, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, साइंस एंड टेक कंप्लीट हो गया, एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो गया है, बाकी सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।